राधिका को यह जानने की उत्सुकता थी कि रुद्र ने ब्रश और कागज किस लिए लिया है, इसलिए वह सकी ओर बढ़ी। रुद्र ने अपने बाएं और दाएं हाथ से एक एक ब्रश पकड़ा हुआ था और फिर सने कागज पर एक साथ दो आकृतियां बनाईं। सके बाएं हाथ से एक वृत्त बना, जबकि दाएं हाथ से एक वर्ग। अब और प्रशिक्षण मत लो। प्रशिक्षण का यह तरीका काम नहीं करेगा। जब तुम इसमें निपुण हो जाओगे तब हम फिर देखेंगे। काम पूरा होने के बाद रुद्र ने दोनों ब्रश राधिका मोहित को दे दिए। इस प्रशिक्षण का क्या मतलब है? राधिका मोहित ने भावशून्य स्वर में पूछा। रुद्र ने कंधे चकाते हुए कहा, यह आप पर निर्भर है कि आप प्रशिक्षण लेना चाहते हैं या नहीं। अगर आप दाब पृथक्करण प्रवाह तकनीक का प्रशिक्षण लेते रहेंगे जैसा आपने अभी किया है, तो आप अपनी आत्मिक शक्ति को सीधे बढ़ाने का कोई रास्ता खोज सकते हैं। युद्ध में कूदना इतना आसान नहीं है। छी, इसमें इतनी मुश्किल क्या है? मैं अभी आपके देखने के लिए चित्र बनाता हूं। राधिका मोहित ने मानने से इनकार कर दिया। यह कहते हुए सने रुद्र को एक तरफ धकेल दिया और कागज पर चित्र भी बनाया। लेकिन जैसे ही सने चित्र बनाया, दाहिना हाथ एक वृत्त बन गया। और हाँ, एक असमान वृत्त। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। राधिका मोहित ने फिर से चित्र बनाया। सने अपने दाहिने हाथ के चित्र को वर्गाकार बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। नतीजा यह हुआ कि दाहिने हाथ ने भी एक वर्ग बनाया और बाएं हाथ ने भी एक वर्ग बनाया। कुछ और बार के बाद राधिका मोहित पूरी तरह से हार गया। यह इतना कठिन क्यों है? अब और चित्र नहीं बनाऊंगा। राधिका मोहित ने गुस्से में ब्रश एक तरफ फेंक दिया, मानो कोई छोटी बच्ची गुस्से में हो। वह घमंडी और ठंडी महिला टीचर कहाँ थी? क्योंकि यह मुश्किल है, इसीलिए मैंने तुम्हें इसे बनाने के लिए कहा था। अच्छी तरह से अभ्यास करो। इसमें महारत हासिल करने के बाद तुम दाब पृथक्करण प्रवाह तकनीक की प्रवेश सीमा पार करने से ज्यादा दूर नहीं रहोगे। ठीक है, मैंने तुम्हें इसका राज पहले ही बता दिया है। अब मुझे अगले कुछ दिनों तक तुम्हारा सहायक बनने की जरूरत नहीं है ना? मैं जा रहा हूं। रुको, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये बकवास करके मुझे धोखा दे सकते हो? अगर तुमने आज बाहर निकलने की हिम्मत की तो मैं डीन से तुम्हें निकलवा दूंगा। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो कोशिश करके देखो। राधिका मोहित गुस्से से लाल हो गई। रुद्र ने कुछ संदिग्ध बात कही और कहा कि इससे दाब पृथक्करण प्रवाह तकनीक में महारत हासिल करने में मदद मिलेगी। क्या यह सकी बुद्धि का अपमान नहीं था? चाची, आप किससे बहस कर रही हैं? इसी समय सफेद मार्शल पोशाक पहने एक लड़की ने दरवाजा खोला और अंदर आई। यह महिला भी तनी ही सुंदर थी। सकी आंखें अर्धचंद्राकार जैसी पानीदार बादाम के आकार की थीं और पत विजंदर कमर मानो समय हड्डी ही न हो। सके रेशमी बाल कंधों तक लहरा रहे थे। सने सफेद रंग की सैन्य पोशाक पहनी हुई थी और तलवार लिए हुए थी, जो वीरता का भाव प्रकट कर रही थी। ध्यान से देखने पर इस लड़की और राधिका मोहित की भौहें कुछ हद तक मिलती जुलती थीं। तभी तो सने आंटी कहकर पुकारा। बस बात इतनी सी थी कि इन चाची भतीजी की जोड़ी में उम्र का अंतर बहुत कम था। वे बिल्कुल बहनें लगती थीं। रुद्र ने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन सने जल्दी ही पता लगा लिया कि यह सफेद कपड़े व विजेंदर लड़की कौन थी। राजेंद्र अकादमी में सबसे लोकप्रिय प्रशिक्षक राधिका मोहित थे और सबसे लोकप्रिय महिला छात्रा राधिका मोनू थीं। राधिका पनाम व विजेंदर इतनी आकर्षक सुंदरी राधिका मोनू के अलावा और कौन हो सकती है? यह सिर्फ इतना था कि रुद्र ने पहले इन दोनों को एक साथ नहीं जोड़ा था और वह नहीं जानता था कि वे दोनों वास्तव में चाची और भतीजी थीं।
राधिका मोनू ने रुद्र और अस्तव्यस्त दिख रही राधिका मोहित को देखा, वह दंग रह गई। वह तुरंत चिल्लाई, अरे बदमाश, मेरी चाची के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत, मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। अपनी बात समाप्त करते हुए सने रुद्र के स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा नहीं की और एक तलवार पहले ही बिज विजेंदर की तरह रुद्र की छाती के सामने चमक थी। रुद्र ने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह लड़की इतनी अनुचित होगी, से नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी तलवार से अंधाधुंध वार करेगी। वह बचना चाहता था, लेकिन राधिका मोनू मार्शल रोल ऑफ ऑनर में तीसरे स्थान पर था। एक ऐसा आंकड़ा सकी बराबरी रुद्र नहीं कर सकता था। राधिका मोनू की तलवार क्यूई से जकड़े होने के कारण रुद्र हिल भी नहीं पा रहा था। यहां तक कि इंस्टेंट फ्लैश भी सुस्त पड़ गया था। यह एक घातक तलवार थी। यह अप्रत्याशित स्थिति बहुत जल्दी घटित हो गई। राधिका भी समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाई। अगर वह मदद करना भी चाहती तो बहुत देर हो चुकी थी। आह! राधिका मोहित चिल्लाई और डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। संकट के समय में रुद्र अपनी क्षमताओं को छिपाने की जहमत नहीं ठा सका। हड़बड़ाहट में सने एक पूर्ण दाव का प्रयोग किया। कर्कश ध्वनि के बाद तलवार की धार से त्वचा के चीरने की ध्वनि आई। रुद्र ने इंस्टेंट फ्लैश को अपनी पूरी ताकत से इस्तेमाल किया और साथ ही अपनी ऊँग विजेंदर का इस्तेमाल करते हुए इस तलवार को बाल बाल बचा लिया। फिर भी से कुछ चोटें जरूर आईं। तलवार की धार से सके दाहिने हाथ पर एक कट लग गया। रुको! राधिका मोहित राधिका मोनू की हरकत से चौंक गई और जल्दी से रुकने के लिए कहा। सका इरादा तो इसे अभी रोकने का था, लेकिन वह बहुत धीमी थी। इतने लंबे समय तक दाव पृथक्करण प्रवाह तकनीक का अभ्यास करने के बाद सकी सार ऊर्जा और मानसिक शक्ति दोनों ही पूरी तरह से सूख चुकी थीं। वह राधिका मोनू के हमले को कैसे रोक सकती थी? राधिका मोनू की तलवार को रुद्र की छाती पर सीधा वार करते देख राधिका मोहित का दिल छलकर सके गले तक आ गया। कौन जानता था कि रुद्र चमत्कारिक रूप से इस घातक हमले से बच जाएगा? राधिका मोनू को भी उम्मीद नहीं थी कि रुद्र सकी तलवार को चकमा दे देगा। सने एक नजर में ही रुद्र की ताकत को भांप लिया, सिर्फ चौथे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में। चौथे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में कोई सचमुच सकी तलवार को चकमा देने में कामयाब रहा? भले ही राधिका मोनू ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं किया, बल्कि केवल 30% शक्ति का प्रयोग किया, फिर भी चौथे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र द्वारा इसे टाला नहीं जा सकता था। खासकर रुद्र की ऊँग विजेंदर अभी इस झटके से सके अंगूठे और तर्जनी के बीच का जाल भी सुन्न हो गया। ये कैसे हो सकता है? मोनू, तुम क्या कर रहे हो? राधिका मोहित ने गुस्से से पूछा। अब राधिका मोनू को एहसास हुआ कि वो मुसीबत में पड़ गई है। सने मजाक में जीभ निका विजेंदर और कहा, एक आदमी और औरत एक कमरे में साथ रह रहे हैं। मैंने तुम्हें गुस्से में देखा था और तुम्हारे कपड़े भी अस्तव्यस्त थे, तो मैंने सोचा। राधिका मोहित सकी बात सुनकर बुरी तरह शर्मा गई। अगर तू बकवास करती रही तो देख, मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। हम इतने समय से लिया परिष्कृत कर रहे हैं। रुद्र वही सहायक है से मैंने बुलाया था। तू अपनी शरारती आदत कब सुधारेगी? वरना देरसवेर तू कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी। राधिका मोनू ने अपने होंठ फुलाए और दुखी स्वर में कहा, चाची, मैं गलत थी, ठीक है। मैं अब विजेंदर बार हिम्मत नहीं करूंगी। तुमने अभी तक रुद्र से माफी क्यों नहीं मांगी? राधिका ने गुस्से से पूछा। इससे पहले कि राधिका मोनू माफी मांगता, रुद्र पहले ही भड़क गया। आज तो बस बहुत हो गया। से बत्तख की तरह बसेरे में धकेल दिया गया। राधिका मोहित का कोई बकवास सहायक बनने पर मजबूर कर दिया गया।
नतीजा यह हुआ कि राधिका मोहित इतना नौसिखिया हो गया कि अब से देखना भी गवारा नहीं था। सने राधिका मोहित को दोहरे काम करने का तरीका सिखाया, लेकिन नतीजा यह हुआ कि आभार व्यक्त करने के बजाय महिला ने इसे परेशान करना बंद करने से इनकार कर दिया। और अब वहां पूरी तरह से अनुचित राधिका मोनू थी, जो बाहर कूद गई, लगभग से अपनी तलवार से मार डाला। रुद्र बड़ी मुश्किल से यह जीवन जी पाया है। अगर से दोबारा मरना पड़ा तो सकी किस्मत खराब हो जाएगी। कैसी माफी? तुम दोनों चाची और भतीजी से मैं सचमुच बहुत तंग आ चुकी हूं। एक मुझे परेशान करती रहती है और दूसरी क्रूर और बेतुकी है। मैं यहां सद्भावनावश मदद करने आई थी और नतीजा यह हुआ कि मेरी जान लगभग विजंदर गई। आखिर मैंने किसे कसाया था? यह युवा मास्टर अब इस हताशा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। राधिका मोहित, अगर तुम में क्षमता है तो मुझे यहां से निकलवा दो। अगर यह जगह मुझे नहीं रखेगी तो कोई न कोई जगह मुझे लेने को तैयार होगी। अलविदा। बात खत्म करके रुद्र दरवाजे से बाहर चला गया। राधिका मोनू पहले तो माफी मांगने को तैयार थी, लेकिन रुद्र ने से मना कर दिया। वह गुस्से से भर गई। कौन है वो? कितना गुस्सैल है। अभी तो मैंने बात साफ नहीं की, पर क्या से बस हल्की फुल्की चोटें ही नहीं आई हैं? राधिका मोहित ने इस बार रुद्र को नहीं रोका, लेकिन राधिका मोनू की बड़बड़ाहट सुनकर वह नाराज हो गई। देखो कौन बोल रहा है। तुम्हारी तलवार ने अभी अभी से लगभग मार ही डाला था और तुम अभी भी इतने नेक काम कर रहे हो। शाही भाई ने तुम्हें सचमुच बिगाड़ दिया है। इस बार जब मैं वापस जाऊंगी तो अकादमी में तुम्हारे सारे कारनामों की रिपोर्ट शाही भाई को जरूर दूंगी, ताकि वह तुम्हें जमीन पर गिरा दे। सक्षण राधिका मोनू ने ग्राउंड सुना। सने तुरंत राधिका मोहित की बाह पकड़ विजेंदर और विनती की, अच्छी चाची, मैं गलत थी। मुझे वास्तव में पता है कि मैं गलत थी। कृपया कृपया मेरे बारे में शाही पिता से न बताएं। मैं पूरे दिन महल में नहीं रहना चाहती। उन्हें अगर तुम घर में कैद नहीं होना चाहती तो ठीक है, वापस जाओ और रुद्र से माफी मांग। याद रखना, माफी मांगना ही तो है। अगर रुद्र तुम्हारी माफी स्वीकार नहीं करता तो बस घर में कैद होने का इंतजार करो। मैं शाही भाई को तुम्हारे सारे मामले एक एक करके बता दूंगी। राधिका मोहित अब घबरा गई थी। अगर रुद्र सच में राधिका मोनू द्वारा अभी मार दी जाती तो शायद वह जिंदगी भर अपराध बोध में जीती। ठीक है, ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है, मैं स आदमी से जरूर माफी मांगूंगी और स महान व्यक्ति से कहूंगी कि मेरे पिछले गलत कामों के लिए मेरे मन में कोई शिकायत न रखे। ठीक है। राधिका मोनू के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह मान ही गई। ये तो बहुत अच्छा है। अरे हाँ, तुम अचानक मुझे ढूंढने क्यों आ गए? ये भतीजी अकादमी में हमेशा ससे बचती रही थी, आज जरूर किसी काम से ढूंढने आई थी। अय्या, अगर तुमने जिक्र न किया होता तो मैं इसे पहले ही भूल चुकी होती। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझे बीच में ही टोक दिया। राधिका मोनू को ऐसा लगा जैसे से अचानक ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। दरअसल मैं तुम्हें अलविदा कहने आया हूँ। मैं 5 दिनों में कीमिया मास्टर परीक्षा में भाग लेने के लिए राजधानी वापस जा रहा हूँ। परीक्षा पास करने के बाद मैं भी तुम्हारी तरह ही एक कीमिया मास्टर बन जाऊंगा। राधिका मोनू ने गर्व से कहा। तुम जैसी हो, क्या तुम अब भी कीमिया मास्टर बनना चाहती हो? पास होने के बाद फिर बात करना। राधिका मोहित ने बिना किसी हिचकिचाहट के से एक पायदान नीचे कर दिया। एक कीमियागर के रूप में आगे बढ़ना मार्शल पद से बिल्कुल अलग था। कीमिया गुरु बनने के लिए
वह विजंदर आवश्यकता साधना करना और आत्मा संघनन क्षेत्र तक पहुंचना था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि कोई सिर्फ आत्मा संघनन क्षेत्र तक पहुंचकर ही कीमिया गुरु बन सकता है। राधिका मोनू बहुत पहले ही स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे में पहुंच चुकी थी, लेकिन वह कीमिया मास्टर परीक्षा में कभी पास नहीं हुई, जबकि वह कीमिया रोल ऑफ ऑनर में शीर्ष 3 में थी। इससे यह स्पष्ट था कि कीमिया मास्टर का पद कितना दुर्लभ और सम्मानित था। राधिका मोनू ने मुंह बनाते हुए कहा, आप कैसी चाची हैं? आपने वास्तव में अपनी ही भतीजी को परीक्षा में फेल होने का श्राप दे दिया। राधिका मोहित ने सकी बात अनसुनी कर दी और खुद से बुदबुदाई को, क्या यह फिर से एक ग्रुप टेस्ट है? मुझे आश्चर्य है कि रुद्र कितनी दूर तक जा सकता है। सके मानक के साथ चरण कीमिया प्रशिक्षु बनना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है। मोनू, मैं कल तुम्हारे साथ रुद्र से मिलने जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि वह तुम्हारे साथ कीमियागर परीक्षा दे। हे आंटी, आपने अभी भी कहा कि आप दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा था। हर बार जब आप अपना मुंह खोलती हैं तो सब रुद्र ही होता है। राधिका मोनू स पर हंसा। अरे यार, लगता है तू सच में पिटाई की मांग कर रही है। राधिका मोहित पूरी तरह से शर्मिंदा हो गई। चाची और भतीजी की जोड़ी आपस में कुश्ती लड़ने लगी। कुछ देर इधर-उधर घूमने के बाद राधिका मोनू को अचानक कुछ याद आया और सने पूछा, रुद्र? मुझे अचानक यह नाम बहुत जाना पहचाना सा लगा। ओह ठीक है। क्या यह वही रुद्र है सने डेथमैच में लड़ाई लड़ी थी? तुम्हें इसका एहसास अब हुआ? वह हाल ही में अकादमी में चर्चा का सबसे गर्म विषय है। मुझे यकीन है कि तुम्हें अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। आज सुबह ही सने लगातार 3 परीक्षाएं दी और अपनी चतुर्थ स्तर सार क्यूई क्षेत्र साधना के साथ पृथ्वी श्रेणी के छात्रों की श्रेणी में शामिल हो गया। मोनू, वह निकट भविष्य में तुम्हारा एक शक्तिशाली विजेंदर प्रतिद्वंद्वी बन सकता है। राधिका मोहित ने गंभीरता से कहा। राधिका मोनू ने अपना मुंह चौड़ा किया और आश्चर्य से वो विजेंदर, वह इतना अद्भुत है। ऐसा लगता है कि हमारे किन राज्य की दिव्या अकादमी बहुत लंबे समय से शांत है। लगता है कि चीजें आखिरकार दिलचस्प होने जा रही हैं। राधिका मोनू चला गया और राधिका मोहित ने अप्रत्याशित रूप से 2 ब्रश उठाए और सने बार बार कागज पर वर्ग और वृत्त बनाने शुरू कर दिए। अगले दिन राधिका मोहित और सकी भतीजी रुद्र के निवास पर एक साथ गईं, लेकिन पिरेमा ने इन्हें दरवाजे पर ही वापस भेज दिया। मैं आप दोनों से क्षमा चाहता हूँ। मेरे युवा स्वामी अपने घावों से बर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वे किसी से नहीं मिलेंगे, पिरेमा ने भावशून्य होकर कहा। राधिका मोनू तुरंत अपना आपा खो बैठी। अरे, से बस हल्की फुल्की चोटें ही तो नहीं लगी थीं। मैं और मेरी चाची पहले ही माफी मांगने आए हैं। से और क्या चाहिए? पिरेमा प्यारी और मनमोहक थी, लेकिन जब मास्टर जी की बात आती थी तो वह पूरी तरह से सख्त हो जाती थी। कल जब मास्टर जी घायल होकर घर आए तो नका दिल बहुत देर तक दुखता रहा। अब जबकि राधिका मोनू ने अपनी माफी पूरी तरह से नकार दी थी और यहाँ तक कि अकड़कर भी घूम रही थी, तो जाहिर है कि इन्हें विनम्र होने की जरूरत नहीं थी। हल्की चोटें? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुमने किसी को तो चोट पहुंचाई है, फिर भी दूसरों के घर के सामने इतने अड़ियल हो। तुम्हें ये सब किसने सिखाया? ऐसी माफी बहुत कीमती होती है, इसलिए इसे अपने पास रखो। हमारे परिवार के मास्टर जी इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैं बस यही दुआ करता हूं कि तुम हमारे परिवार के मास्टर जी से दूर रहो। मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। पिरेमा ने इन्हें सीधे भगा दिया।
राधिका मोनू जवाब देने ही वह विजंदर थी कि राधिका मोहित ने झट से अपना मुंह बंद कर लिया। ये लड़की सिर्फ चीजें बिगाड़ने में ही माहिर है। मिस पिरेमा, यह सब हमारी गलती है, कृपया नाराज मत होइए। दरअसल मोनू इस लड़की का कोई बुरा इरादा नहीं था। वह सीधी सादी और मुंहफट है और हमेशा जल्दबाजी में काम करती है और आपके युवा स्वामी को चोट पहुंचा बैठी। असल में वह अपने दिल में बहुत दोषी महसूस करती है। बात बस इतनी है कि सका मुंह माफ नहीं करता। आपको ससे अपना सम्मान वापस पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम आपके युवा स्वामी को ढूंढने इसलिए आए थे ताकि माफी मांग सकें। दूसरा यह कि हमें न से कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। बस हमें अंदर जाने दिए, राधिका ने सौहार्दपूर्ण लेकिन ज्यादा ईमानदार स्वर में कहा। तभी घर के अंदर से रुद्र की आवाज आई, पिरेमा ने बता दो कि मैं घर पर नहीं हूं। घर के बाहर खड़े तीनों लोग सामूहिक रूप से अवाक रह गए। राधिका मोनू रुद्र के रवैये से क्रोधित हो गई और रुद्र को टुकड़ों में काटने के लिए दौड़ी, लेकिन राधिका मोहित ने से पीछे खींच लिया। अगर तुमने फिर से कोई परेशानी खड़ी की तो वापस आने पर तुम्हें घर में कैद कर दिया जाएगा, राधिका ने ठंडे स्वर में चेतावनी दी। साफ था कि वह अपनी भतीजी से बहुत नाराज थी। राधिका मोनू अब और अपना आपा नहीं जमा पाई। तभी राधिका मोहित ने घर की ओर आवाज लगाई, रुद्र, कल मोनू की गलती थी। मैं सकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूं और कल के अपने रवैये के लिए भी माफी मांगती हूं। मैं तुम्हें आगे से अपना असिस्टेंट बनने के लिए मजबूर नहीं करूंगी, ठीक है? चरमराहट। दरवाजा खुला और रुद्र प्रकट हुआ। तुमने ही तो कहा था, एक अच्छी औरत अपनी बात पर अड़ी रहती है। तुम ससे पीछे नहीं हट सकती। रुद्र इस समय बहुत खुश था। कहीं चोट के निशान भी तो नहीं थे। रुद्र, तुम। राधिका मोनू ने रुद्र को देखा और चाहा कि काश वो अपनी तलवार ठाकर से फिर से मार सके, लेकिन राधिका मोहित ने से पूरी तरह से रोक दिया था। तुम यह मत सोचो कि मैं तुमसे सिर्फ इसलिए डरता हूं क्योंकि तुम मार्शल रोल के विशेषज्ञ हो। रुको, जब तक मैं आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर लेता, मैं तुम्हें एक हाथ से मार सकता हूं। रुद्र इस महिला से बहुत नाराज था। किंवदंतियों में राधिका मोनू बेहद ठंडी और घमंडी थी, किसी की तरफ नजर भी नहीं फेरती थी। किसे पता था कि कल जब वह ससे मिलेगा तो वह सचमुच पूरी तरह पागल हो जाएगी। रुद्र एक बार फिर नर्क के दरवाजे पर घूम आया था। अगर वो से देखकर खुश होता तो अजीब होता। चाची, मुझे जाने दो, मैं से मार डालूंगा। मैं देखूंगा कि सके पास आत्मा संघनन क्षेत्र तक पहुंचने के लिए क्या है। राधिका मोनू ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन वह छूटने में कामयाब नहीं हुआ। बस करो, हिम्मत हो तो फिर से हिलने की कोशिश करो। राधिका मोहित ने राधिका मोनू को सचमुच छोड़ दिया, लेकिन सके शब्दों ने राधिका मोनू को रोक दिया। रुद्र, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें अपना सहायक बनने के लिए मजबूर करूं तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, राधिका मोहित ने शांति से कहा। सकी बातें सुनकर रुद्र ने सहज रूप से अपनी सुरक्षा बढ़ा दी। यह औरत भले ही नेकदिल दिखती हो, लेकिन असल में वह अंदर से राधिका मोनू की तरह ही नासमझ थी। पहले भी सने सके लिए एक जाल बिछाया था। अब कौन गारंटी दे सकता था कि वह एक और जाल नहीं था? पहले बताओ क्या बात है। बेहतर होगा कि मुझे मजबूर न करो। ज्यादा से ज्यादा मैं राजधानी वापस जाकर रेशमी पैंट ही बना रहूंगा, रुद्र ने गुंडे की तरह जवाब दिया। हालांकि राधिका मोहित को इसकी कोई परवाह नहीं थी।
इसके बजाय वह एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वो विजेंदर 4 दिनों में अकादमी छात्रों को राजधानी के अल्केमिस्ट एसोसिएशन में एक सामूहिक परीक्षा में भाग लेने के लिए ले जाएगी। मैं चाहती हूं कि तुम और मोनू साथ में परीक्षा दो। कीमियागर परीक्षण। रुद्र दंग रह गया। से उम्मीद नहीं थी कि राधिका मोहित सचमुच ऐसा अनुरोध करेगी। परीक्षा देना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सहज रूप से न के मन में अल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रति कुछ प्रतिरोध था। पिछले जन्म में नके और नके पिता के अल्केमिस्ट एसोसिएशन के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। बाकी सभी अल्केमिस्टों ने न दोनों को पथभ्रष्ट मानकर बहिष्कृत कर दिया था। अब जब रुद्र को परीक्षा देने के लिए कहा गया तो उसे अजीब सा महसूस हुआ। यह सही है। मैं चाहता हूं कि तुम अल्केमिस्ट एसोसिएशन की अल्केमी अप्रेंटिस परीक्षा में भाग लो और तुम्हें पूरी ताकत लगानी होगी। मुझे यह मत बताना कि तुम अल्केमी अप्रेंटिस परीक्षा भी पास नहीं कर सकते। राधिका मोहित अब समझ गई थी कि रुद्र का स्तर निश्चित रूप से एक कीमिया प्रशिक्षु से कहीं ज्यादा ऊंचा था। बस सकी ताकत सीमित थी, इसलिए वह स्तरीय औषधीय सुमन को परिष्कृत नहीं कर सकता था। लेकिन रुद्र की कीमिया दाव कुशलता के साथ क्या कीमिया प्रशिक्षु बनना महज खेल खेलने जैसा नहीं होगा। रुद्र ने राधिका मोहित को तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि एक पल के लिए इधर-उधर घूमकर सोचा। आखिरकार सने सिर हिलाया और फिर कहा, ठीक है, मैं शामिल हो जाऊंगा। रुद्र ने जो प्रतिभा दिखाई वह वाकई अद्भुत थी। मुझे लगता है कि अकादमी को से अच्छी तरह से निखारना चाहिए। 10 देशों की प्रतियोगिता आधे साल में होने वा विजेंदर है। हम पहले ही कई सालों से पिछड़ रहे थे। अगर इस बार भी हम सबसे निचले 3 में रहे तो हमारे पास अपना पुराना चेहरा सबके सामने लाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। राजेंद्र अकादमी के एक गहरे हिस्से में मचान के भीतर भास्कर एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के सामने सम्मानपूर्वक खड़ा था। यह व्यक्ति था दिव्या अकादमी का डीन दाव युन्हे। पूरे किन राज्य में सका बहुत दबदबा था। किन राज्य में नका पद महामहिम से भी नीचे नहीं था। लेकिन दाव युन्हे एक बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और शायद ही कभी खुद को दिखाते थे। उन्होंने सारा काम एसोसिएट डीन पर छोड़ दिया और खुद कुछ नहीं किया। राजेंद्र अकादमी में बिताए गए कुछ वर्षों के दौरान छात्रों को शायद एक बार भी से देखने का मौका नहीं मिलता। यहाँ तक कि कई प्रशिक्षकों के बीच भी दाव युन्हे एक अत्यंत रहस्यमय व्यक्ति था। स्पष्टतः भास्कर अकादमी के न कुछ लोगों में से एक था जो दाव युन्हे से मिल सकते थे। यह स्पष्ट था कि भास्कर विशेष रूप से दाव युन्हे को रुद्र के मामले के बारे में रिपोर्ट करने आया था। सने दाव युन्हे को रुद्र के शानदार प्रदर्शन के बारे में बताया, लेकिन दाव युन्हे चुपचाप सुनता रहा और कोई टिप्पणी नहीं की। ओह भास्कर, शांत हो जाओ। सैनिकों के लिए जीत और हार आम बात है। बारीकियों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जिंदगी तार चढ़ाव से भरी है। जब हमारे ठने का समय आता है तो दूसरे लोग हमें रोक नहीं सकते, दाव युन्हे ने बेपरवाही से कहा। लेकिन डीन रुद्र भास्कर रुद्र के लिए कुछ और कहना चाहता था, लेकिन दाव युन्हे ने से रोकने का इशारा किया। मैंने पहले ही कहा था कि शांत हो जाओ। आह भास्कर, तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो। तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? हमने अभी तक प्रतियोगिता शुरू भी नहीं की है। इसके अलावा इस बार हमारे पास शिवम टैंग मांडे जैसे कई उत्कृष्ट छात्र भी हैं। ओह, और राधिका मोनू भी। वे सभी अच्छे अंकुर हैं। खैर, सरुद्र का तुमने जिक्र किया, वह बुरा नहीं है, लेकिन जो प्रतिभा अभी परिपक्व नहीं हुई है वह प्रतिभा नहीं है। कोई भी प्रतिभा जो आगे नहीं बढ़ी है और आत्मा संघनन क्षेत्र तक नहीं पहुंची है,
से प्रतिभा नहीं माना जाता, समझे? दाव यून्हे के इतना कहने के बाद भास्कर धीरे धीरे शांत हुआ। से कुछ समझ आ गया था। दीन, क्या तुम्हें डर है कि रुद्र अपरंपरागत रास्ते पर जा रहा है? अब सोचो तो, रुद्र 1 महीने पहले तक तो सिर्फ प्रथम स्तर के सार क्यू क्षेत्र में एक छोटा सा नौसिखिया था। 1 महीने के भीतर ही वह चौथे स्तर के सार क्यू क्षेत्र में पहुंच गया, जहां सकी वास्तविक युद्ध शक्ति 8वें स्तर के सार क्यू क्षेत्र के शीर्ष प्रतिभाशा विजेंदर लोगों से भी आगे निकल गई। इस तरह की छलांग थोड़ी ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर कही गई थी। दूसरों का जिक्र किए बिना शिवम रोमैन जैसी प्रतिभा को भी पहले स्तर के सार क्यूई क्षेत्र से चौथे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र तक प्रशिक्षण लेने में कम से कम 1 साल का समय लग सकता है। लेकिन रुद्र ने इसे केवल 1 महीने में ही कर दिखाया। इतनी आश्चर्यजनक वृद्धि सचमुच अकल्पनीय थी। सबसे पहला विचार तो यही आया कि शायद सने अपनी क्षमता का पूरा प्रयोग कर लिया है ना? और अपनी क्षमता का अत्यधिक प्रयोग करने की कीमत थी भविष्य में विकास का त्याग। दाव यून्हे मुस्कुराया और बोला, मैंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन पहले कुछ देर देखते हैं। तुम्हें संसाधनों वगैरह की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या रुद्र ने हजारों सार क्यूलियां नहीं लूटी थीं? 9वें स्तर के सार क्यू क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। भास्कर ने आह भरी और विदा विजेंदर। भास्कर के जाने के बाद दाव यून्हे अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खिड़की के पास गया और खुद से बुदबुदाया, ओ रुद्र, मैं वास्तव में आशा करता हूं कि तुम एक अद्वितीय प्रतिभाशा विजेंदर व्यक्ति हो। मुझे निराश मत करना। 4 दिन बाद राजधानी में कीमियागर की परीक्षा होने वा विजेंदर थी। रुद्र ने सोचा कि शायद वह क्लास न जाए और पिरेमा को कुछ दिन रहने के लिए घर ले आया। चूंकि सने कुछ समय पहले ही प्रवेश किया था, रुद्र ने इन कुछ दिनों का प्रयोग अपने क्षेत्र को ठीक से सुदृढ़ करने के लिए करने की योजना बनाई। अगला कदम छठे स्तर के सार क्यू क्षेत्र पर सीधा हमला करना था। सार क्यू क्षेत्र में एक छोटे से चरण के भीतर रुद्र क्षेत्रों के बीच की अड़चन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकता था और सीधे इन्हें पार कर सकता था। यह जानबूझकर धीमा होने के बाद ही हुआ था। अगर यह इस डर से न होता कि सकी नीम अस्थिर हो जाएगी, तो रुद्र एक दिन में कई क्षेत्रों को भी तोड़ सकता था। आखिरकार सार क्यूई क्षेत्र रुद्र के लिए बहुत आसान था, जो कभी एक दिव्य राजा था। अगर मास्टर और मैडम को पता चले कि मास्टर जी पृथ्वी रैंक का छात्र बन गया है, तो वे बहुत खुश होंगे। पिरेमा गर्व से भरी हुई थी, मानो वह पृथ्वी रैंक की छात्रा बन गई हो। यह तो बस एक बेवकूफ पृथ्वी रैंक का छात्र होना है। किसे परवाह है? रुद्र ने तिरस्कार से अपने होंठ सिकोड़ लिए। बेशक यह प्रभावशाली विजेंदर है। आपको नहीं पता कि बाहर न के चेहरे पर किस तरह के भाव थे। नमे से हर एक प्रकाश स्क्रीन को ऐसे घूर रहा था जैसे सने कोई भूत देख लिया हो। शुरू में मुझे नहीं पता था कि पृथ्वी रैंक के छात्र कितने अद्भुत होते हैं, लेकिन बाद में मैंने सुना कि राजेंद्र अकादमी में पहले कभी ऐसा कोई नहीं था जो चौथे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में रहते हुए आगे बढ़ा हो और पृथ्वी रैंक का बना हो। तभी मुझे पता चला कि मास्टर जी बहुत अद्भुत हैं। पिरेमा ने उत्साह से कहा। हाँ हाँ, भविष्य में इन्हें चौंकने के और भी कई मौके मिलेंगे। अगर तुम हर बार ऐसे ही रहोगी तो क्या यह थका देने वाला नहीं होगा? पिरेमा के मूड से प्रभावित होकर रुद्र भी खिलखिलाकर हंसने लगा। इसमें थकान क्यों होगी? अगर ऐसा होता तो मैं हर दिन खुश रहती। पिरेमा ने गंभीरता से जवाब दिया। तो फिर मैं अपने पिरेमा को हर दिन खुश रखूंगा, ठीक है? हे, मास्टर जी अभी भी सबसे अच्छे हैं। पिरेमा अभी से बहुत खुश है। ये सुगंधित औषधि मंडप में इतने कम लोग क्यों हैं?
आम तौर पर पहले इस समय कतार बहुत लंबी होती थी। मालिक और नौकर की जोड़ी बिना सोचे समझे सुगंधित औषधि मंडप में पहुंच गई। लेकिन तभी प्रेमा को एहसास हुआ कि सुगंधित औषधि मंडप में कुछ गड़बड़ है। पहले सुगंधित औषधि मंडप का प्रवेश द्वार हमेशा लोगों की भीड़ से भरा रहता था, लेकिन आज यह थोड़ा सुनसान लग रहा था। चलो अंदर जाकर इसकी जांच करते हैं। रुद्र प्रेमा के साथ सुगंधित औषधि मंडप में दाखिल हुआ और पाया कि वहां वाकई बहुत कम लोग थे। पहले यह सामान्य से आधा भी नहीं था। आखिर हो क्या रहा था? युवा मास्टर, ये आप वापस क्यों आए हैं? दुकानदार आज साफ तौर पर आलस्य में था। जैसे ही रुद्र अंदर आया, सने यह देखा और जल्दी से दुकानदार का अभिवादन करने के लिए सके पास गया। दुकानदार राधिका, आज सुगंधित औषधि मंडप में इतने कम लोग क्यों हैं? क्या हुआ? दुकानदार का पनाम राधिका था और वह तीसरे नंबर का था, इसलिए से राधिका सान एक कहा जाता था। वह सुगंधित औषधि मंडप का एक पुराना कर्मचारी था और पूरी तरह से वफादार था। यहाँ तक कि श्याम भी सका बहुत सम्मान करता था। रुद्र का सवाल सुनकर सने अनायास ही एक लंबी आह भरी। आह, क्या यह सबसे सुपरस्टार की बदौलत नहीं है? कौन जाने इन्हें एसेंस गैदरिंग पिल नाम की किसी चीज का फॉर्मूला कहाँ से मिला। इसके औषधीय प्रभाव चस्तरीय एसेंस क्यूई पिल के प्रभावों से भी 50% ज्यादा तेज होते हैं। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने नई औषधीय लिया जारी की, सने सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। नतीजतन हमारे सुगंधित औषधि मंडप का व्यवसाय तेजी से गिर गया। आह, इस तरह की औषधीय विजेंदर के साथ सुपरस्टार अब अपराजेय है। मालिक भी इन दिनों इससे परेशान है। यह वास्तव में फिर से शराबी स्टार मैनर है। सार इकट्ठा करने की विजेंदर हो। रुद्र ने सोचना शुरू किया। यह सही है। इस एसेंस गैदरिंग पिल की कीमत लगभग च श्रेणी की एसेंस क्यूई पिल तनी ही है, लेकिन इसके औषधीय प्रभाव 50% ज्यादा हैं। अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट है तो इस तरह के प्रलोभन का विरोध कौन कर सकता है? लगता है हमारे सुगंधित औषधि मंडप के लिए आगे मुश्किल समय आने वाला है। राधिका सान ने आह भरी और कराहता। सका चेहरा चिंता से भरा था। साफ जाहिर था कि पिछले कुछ दिन सने इसी बात को लेकर परेशान होकर बिताए थे। सुपरस्टार का यह कदम बिना किसी संकेत के अचानक ठाया गया। सुगंधित औषधि मंडप को इसकी भनक तक नहीं लगी। नतीजतन यह मौजूदा स्थिति पैदा हुई। ज्यादा चिंता मत करो दुकानदार राधिका। यह तो बस एक छोटी सी सार संग्रह की विजेंदर है। इससे कोई बड़ी लहरें नहीं ठेंगी। रुद्र ने दुकानदार को दिलासा देते हुए मुस्कुराते हुए कहा। राधिका सान ने रुद्र की ओर देखा और आह भरते हुए कहा, मास्टर जी शायद इस 50% औषधीय प्रभाव का मतलब नहीं जानते। यह कुछ ऐसा है जो किन राज्य में औषधीय सुमन के बाजार को बदल सकता है। इसके साथ सुपरस्टार भविष्य में एक एकाधिकार शक्ति बन सकता है। रुद्र जानता था कि कोई भी स्पष्टीकरण व्यर्थ है, इसलिए सने मुस्कुराते हुए पूछा, दुकानदार राधिका, क्या मेरे पिता दुकान में हैं? मैं इन्हें ढूंढने जाता हूं। हाँ? मालिक पिछले कुछ दिनों से विजेंदर शोधन कक्ष में बंद कमरे में एकांतवास में रह रहा है। सुमन की कड़ाही चलाते हुए श्याम के हाथ प्रेत की तरह हिल रहे थे। सुमन की कड़ाही में औषधीय विजेंदर बनने ही वह विजेंदर थी कि समय से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी। तय करना। श्याम ने धीमी आवाज में चीख मारी और औषधीय विजेंदर पर से प्रकाश गायब हो गया। ससे एक गहरे हरे रंग की औषधीय विजेंदर बन गई। से पकड़ने का इशारा करते हुए विजेंदर श्याम के हाथ में आ गिरी।
आह, मैं बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी हो गया था। अगर एक नई औषधीय विजेंदर का आविष्कार करना इतना आसान होता तो अब मेरी सरदार सिंह की बारी कैसे आ गई। सरदार सिंह ने अपना सिर हिलाया और नई परिष्कृत विजेंदर फेंक दी। अब श्याम पूरी तरह से थका हुआ लग रहा था। साफ जाहिर था कि वह बहुत थक गया था। वह सुगंधित औषधि मंडप को पतन से बचाने के लिए इन कुछ दिनों से बिना सोए या आराम किए नई औषधीय लिया विकसित करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन सके सारे प्रयास व्यर्थ गए। यद्यपि एसेंस क्यूई पिल उच्च स्तरीय सुमन में से नहीं थी, फिर भी अनगिनत वर्षों के विकास के बाद यह वास्तव में अतुलनीय रूप से परिपक्व थी। एसेंस क्यूई विजेंदर की जगह एक नई औषधीय विजेंदर विकसित करना कैसे आसान हो सकता है। सका औषधीय प्रभाव से भी अधिक मजबूत हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने सालों तक कड़ी मेहनत करने के बाद भी मैं सरदार सिंह हार के नतीजे से बच नहीं पाऊंगा। कैसी असफलता है। सरदार सिंह ने फिर आह भरी। अनजाने में रुद्र का चित्र अचानक आर्या के दिमाग में भर आया और सकी धुंध विजेंदर आंखों में कुछ स्पष्टता लौट आई। अगर मैं हार गया तो हार गया। कम से कम मेरे बेटे के पास वह रहस्यमय शिक्षक तो है। सकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से असीमित होंगी। वह स्वाभाविक रूप से पिछले कुछ दिनों में राजेंद्र अकादमी में रुद्र के प्रदर्शन से अवगत था और वह दिल से खुश था। लेकिन वह अभी भी इस बात से अवगत नहीं था कि रुद्र पहले ही चौथे स्तर के सार क्यूई दायरे में आगे बढ़ चुका था, ब्लैक रैंक एडवांसमेंट टेस्ट पास कर चुका था और पृथ्वी रैंक का छात्र बन गया था। श्याम मूलतः एक आशावादी व्यक्ति थे और हार को गंभीरता से नहीं लेते थे। बात बस इतनी थी कि सुगंधित औषधि मंडप के ये पुराने साथी लंबे समय से न के साथ थे। न कि व्यक्तिगत सफलता या असफलता कई लोगों की आजीविका से जुड़ी थी। इसलिए वे अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए दिन रात कोशिश करते रहते थे। शायद न के दिल जुड़े हुए थे। जैसे ही सरदार सिंह अपने बेटे के बारे में सोच रहा था, रुद्र ने दरवाजे पर दस्तक दी। पिताजी, यह बच्चा वापस आ गया है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? सरदार सिंह का दिल थोड़ा कांप था और वह दरवाजा खोलने गया। यकीनन रुद्र ही था। पिताजी, मैंने सुना था कि आप बंद कमरे में एकांतवास में थे, इसलिए मैं सीधे यहां आ गया। मैंने आपको बीच में तो नहीं रोका, है ना? रुद्र ने सरदार सिंह की ओर झुककर पूछा। हाँ हाँ। बीच में क्या टोकना है? धनीलाल वापस आ गया है। कोई भी जरूरी काम तो टालना ही पड़ता है। आओ, हम बाप बेटे स्टडी रूम में बात करते हैं। मुझे बताओ कि राजेंद्र अकादमी में क्या हुआ था। सरदार सिंह ने अपने बेटे को खींचकर बाहर निकल गया। रुद्र भावुक हो गया। सरदार सिंह का अपने बेटे के लिए प्यार सचमुच सब कुछ से बढ़कर था। इस समय भी सरदार सिंह को स्थिति को संभालने का कोई रास्ता ढूंढने की बजाय रुद्र के दिव्या अकादमी में हुए अनुभव के बारे में जानने में दिलचस्पी थी। रुद्र के दिल में सकी जगह का अंदाजा लगाना मुश्किल था। जाने से पहले रुद्र ने विजेंदर शोधन कक्ष में अपनी नजर घुमाई और हवा में फै विजेंदर औषधीय सुगंध को सूंघा। से सरदार सिंह के बंद कमरे में एकांतवास का उद्देश्य पहले से ही पता था। धनीलाल, मैंने सुना है कि अकादमी लौटने के तुरंत बाद तुम्हारा ठाकुर परिवार के सब बदमाश सका पनाम फेई था के साथ मृत्यु युद्ध हुआ था और तुमने से अपने तृतीय स्तर के सार क्यूई क्षेत्र की शक्ति से समाप्त कर दिया। यह बहुत संतोषजनक है। ये तुम पहले ही चतुर्थ स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में पहुंच गए हो। अभी सरदार सिंह को ध्यान नहीं आया, लेकिन बात करते करते से पता चला कि रुद्र का आभामंडल सके जाने से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। जाहिर है वह पहले ही चौथे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में पहुंच चुका था,
इसलिए वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। हाँ, मैं भाग्यशाली विजेंदर था कि 2 दिन पहले ही सफलता प्राप्त कर विजेंदर। कल मैंने लगातार 3 परीक्षाएं भी पास कर लीं। अब मैं पहले से ही अर्थ रैंक का छात्र हूँ। रुद्र दिखावा नहीं कर रहा था, बल्कि इसलिए कि से पता था कि सके पिता का मूड खराब है। इसलिए सने इन्हें खुश करने के लिए कुछ न कुछ किया। शाम के थके हुए रूप से साफ जाहिर था कि सने कितनी मेहनत की थी। से देखते ही रुद्र का दिल दुखने लगा। जैसी कि उम्मीद थी, जब रुद्र ने से यह बताया तो सरदार सिंह तुरंत खुश हो गया और खुशी से बोला, स्वर्ग ने अपनी आंखें खोल दी हैं। मेरा बेटा वास्तव में सक्षम हो गया है। ठाकुर परिवार का वह बदमाश बस पृथ्वी रैंक तक ही आगे बढ़ा है, लेकिन मेरे बेटे ने ऐसा करने के लिए केवल 1 महीने का प्रयोग किया। कितना जबरदस्त अंतर है। हाँ। एक जोरदार हंसी के बाद श्याम धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन सके चेहरे की खुशी छुपाए नहीं छिप रही थी। अचानक कुछ याद आते ही सरदार सिंह ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और ससे पूछा, धनीलाल, तुम्हारी शक्ति का इतनी तेजी से बढ़ना स्वाभाविक रूप से अच्छी बात है, लेकिन क्या इससे तुम्हारी भविष्य की साधना पर असर पड़ेगा? सरदार सिंह की चिंता दाव यून्हे की चिंता से मेल खाती थी। यह चिंता बेवजह नहीं थी। मार्शल दाओ की साधना में हमेशा हर कदम पर सावधानी से आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। प्रगति की अस्थायी गति की चाह में एक ठोस आधार की अपेक्षा करना साधना का एक बड़ा निषेध था। रुद्र की उन्नति सचमुच बहुत तेज थी। एक पिता होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से चिंतित था कि सके बेटे की नींव अस्थिर तो नहीं है और क्या इसका भविष्य की साधना पर असर पड़ेगा। चिंता मत किए पिताजी, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। गुरु ने मुझे जो साधना नियम दिया है वह अत्यंत रहस्यमय है। अगर मुझे यह भय न होता कि मेरे साधना क्षेत्र का अतिशीघ्र उत्थान मेरे आधार को प्रभावित करेगा, तो मेरे लिए अभी 7वें या 8वें स्तर के सार क्यू क्षेत्र तक साधना करना कोई समस्या नहीं होती, रुद्र ने दासीनता से उत्तर दिया। सके ऐसा कहने के बाद सरदार सिंह शांत हो गया, हालांकि वह अभी भी थोड़ा चिंतित था। रुद्र के सपने में गुरु अथाह थे और उन्होंने से कई तकनीकें सिखाईं। संभवतः वे से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो फिर ठीक है। हाँ ठीक है। तुम अभी कुछ देर पहले ही अकादमी गए थे। तुम फिर राजधानी क्यों लौट आए? क्या तुम्हारे पास साधना के संसाधनों की कमी है? रुद्र के कीमियागर परीक्षा में भाग लेने का मामला कल ही तय हुआ था। सरदार सिंह को अभी तक इसकी खबर नहीं मिली। विजेंदर थी। 4 दिनों में अकादमी का एक दल अल्केमिस्ट एसोसिएशन में एक सामूहिक परीक्षा से गुजरेगा। मंग्र यहाँ अल्केमिस्ट परीक्षा में भाग लेने आया हूँ। अल्केमिस्ट टेस्ट? ओह, आप हार्ट इंच फिशर को परिष्कृत कर सकते हैं, इसलिए अल्केमिस्ट अप्रेंटिस टेस्ट देना जाहिर तौर पर कोई समस्या नहीं है। बात बस इतनी है कि अल्केमिस्ट टेस्ट में सिर्फ 3 मौके होते हैं। धनीलाल, आपका अनुभव अभी भी बहुत कम है। क्या आपको पूरा भरोसा है? सतरह से सरदार सिंह ने इसे देखा। रुद्र निश्चित रूप से अनगिनत बार असफल हुआ था इससे पहले कि वह समय हार्ट इंच फिशर को परिष्कृत करने में सफल हो पाता। से सके पिता जैसा कोई नहीं जानता था। अतीत में रुद्र ने रसायन विद्या को कभी छुआ तक नहीं था। अनगिनत अभ्यासों से अपनी तकनीक को निखारे बिना कोई विजेंदर शोधन की सफलता दर कैसे बढ़ा सकता है? मैंने पिछले कुछ दिनों में काफी प्रशिक्षण लिया है, इसलिए यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। रुद्र मुस्कुराया। तो फिर ठीक है। इन 2 दिनों में खुद को पूरी तरह से तैयार कर लो ताकि परीक्षा में अपनी पूरी क्षमता के साथ बैठ सको।
श्याम ने से प्रोत्साहित किया। रुद्र ने सहजता से सिर हिलाकर न शब्दों को स्वीकार किया। फिर सने मौके का फायदा उठाते हुए पूछा, पिताजी, जब मैं वापस आया था तो मैंने दुकानदार राधिका से पूछा था, क्या आप पिछले कुछ दिनों से एसेंस गैदरिंग पिल को लेकर परेशान हैं, पिताजी? जब रुद्र ने इस बात का जिक्र किया तो सरदार सिंह के चेहरे पर बेचैनी के भाव भर आए, लेकिन वह तुरंत छिप गया और सने मुस्कुराते हुए कहा, धनीलाल, तुम्हें बस अकादमी में अच्छी तरह से साधना करनी है। घर पर क्या हो रहा है इसकी चिंता मत करो। प्रमुख जी इतने सालों में तुम्हारे पिता का कुछ नहीं बिगाड़ सका, इस बार भी जाहिर है यही होगा। रुद्र ने आह भरते हुए कहा, पिताजी, मैं अब बड़ा हो गया हूं, इस तरह का घटिया झूठ मुझ पर काम नहीं करेगा। श्याम ने अजीब सी नजर से देखा। हाँ, असल में इस बार थोड़ी दिक्कत व विजंदर बात है। पिताजी, गुरु ने मुझे स्वप्न में रसायन विद्या के कई क्षेत्र सिखाए। एक प्रकार की औषधीय विजंदर है से एक्सप्लोसिव रुद्र पिल कहते हैं। इसका औषधीय प्रभाव एसेंस क्यूई पिल से कई गुना अधिक होता है। इस बार यह आपको संकट से बरने में मदद करेगी, रुद्र ने गंभीरता से कहा। कई बार आप टियर 2 औषधीय सुमन की बात कर रहे हैं, है ना? फिर तो यह बेकार है। सरदार सिंह ने अपना सिर हिलाया। सने सोचा भी नहीं था कि एसेंस क्यूई विजंदर से कई गुना ज्यादा औषधीय असर व विजंदर कोई टियर 1 औषधीय लिया होती हैं। हालांकि रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह टियर 2 नहीं है, यह केवल टियर 1 औषधीय विजंदर है। क्या? टियर 1 औषधीय विजंदर? कई बार? यह कैसे संभव है? सरदार सिंह ने आंखें फाड़कर से देखा, सके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। एक परिपक्व औषधीय विजंदर के फार्मूले को संशोधित करके सके औषधीय प्रभाव में सुधार करना अत्यंत कठिन कार्य था। श्याम पहले से ही एक निम्न श्रेणी का अल्केमिस्ट ग्रैंडमास्टर था और वह भी एसेंस क्यूई पिल के औषधीय प्रभावों को बेहतर नहीं बना सका। एक नज़र में ही साफ जाहिर था कि यह कितना चुनौतीपूर्ण था। जहां तक एसेंस क्यूई विजंदर से कई गुना ज्यादा औषधीय प्रभाव व विजंदर एक नई टियर 1 औषधीय विजंदर बनाने की बात है, यह तो बस एक कल्पना थी, वरना सुपरस्टार की एसेंस गैदरिंग विजंदर श्याम पर इतना ज्यादा दबाव कैसे डाल सकती थी? और अब कल्पना सचमुच हकीकत बन गई। श्याम के दिल पर क्या आघात हुआ होगा, इसकी कल्पना किए। जब से सरदार सिंह ने कीमिया पथ पर कदम रखा था, सने पिछले कुछ दशकों में कभी भी किसी टियर 1 औषधीय विजंदर के बारे में नहीं सुना था सका औषधीय प्रभाव एसेंस क्यूई विजंदर से कई गुना अधिक हो। लेकिन रुद्र ने कहा कि इस विस्फोटक रुद्र विजंदर का वास्तव में ऐसा चमत्कारी प्रभाव था। श्याम इस समय बेहद लजन में था। तर्क से बता रहा था कि यह सरासर झूठ है, लेकिन झूठ बोलने वाला तो सका बेटा ही था, तो उसे इस पर यकीन करना चाहिए या नहीं? एक गहरी सांस लेने के बाद सरदार सिंह ने पीड़ा भरी नजर से देखा और पूछा, धनीलाल, तुम पिताजी के साथ मजाक नहीं कर रहे हो, है ना? लेकिन रुद्र ने बस मुस्कुराकर कहा, पिताजी, आप स्वयं ही इसे आजमाकर क्यों नहीं देखते? सरदार सिंह जल्दी से था और रुद्र को घसीटता हुआ ले गया। तो फिर इंतजार किसका है? चलो विजंदर शोधन कक्ष में चलते हैं। चिंता मत किए पिताजी, मुझे अभी भी आपसे कुछ कहना है। रुद्र हिला नहीं। अय्या, अगर कुछ होगा तो हम बाद में बात कर सकते हैं। विस्फोटक रुद्र विजंदर को परिष्कृत करना हमारी विजंदर प्राथमिकता है। सरदार सिंह पहले से ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। यह सुगंधित औषधि मंडप के अस्तित्व का सवाल था।
हालांकि ये हंग बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर से वह बेहद चिंतित था। सुगंधित औषधि मंडप सके जीवन भर की मेहनत का फल था। चाहे वह इसके बारे में कितना भी आशावादी क्यों न हो, वह पेड़ गिरने पर रातों रात बंदरों को तितर-बितर होते देखना नहीं चाहता था। हालांकि रुद्र बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। अपने पिता को वापस अपनी सीट पर खींचते हुए सने मुस्कुराते हुए कहा, विस्फोटक रुद्र विजेंदर तो बस एक छोटी सी बात है। मेरे पास अनगिनत सुमन के नुस्खे हैं जो गुरु ने मुझे दिए हैं। मैं जो कहने जा रहा हूं वह सबसे जरूरी बात है। बस थोड़ा और धैर्य रखें, पिताजी। श्याम थोड़ा लजन में था। सुगंधित औषधि मंडप को बचाने से ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है। एन एन ठीक है, तुम बोलो, मैं सुनूंगा। रुद्र अपनी सीट पर लौट आया और गंभीरता से बोला, गुरु ने मुझे स्वप्न में कई विविध बातें बताई थीं। लेकिन दो प्रकार की तकनीकें हैं न के बारे में मुझे आपको बताना है, पिताजी। वह विजेंदर को स्पिरिट ब्रिस्टल सरास्ट पुस्तक दिव्य कला कहा जाता है। दूसरी को हजार वृद्धिकारी आत्मा मंत्र कहा जाता है। पिताजी, आप इन दो साधना विधियों पर जा सकते हैं। एक मेरा मानना है कि भविष्य में शांत मेघ संप्रदाय आपके लिए केवल एक छोटा संप्रदाय होगा। रुद्र द्वारा बताई गई दो साधना तकनीकों के नाम सुनकर श्याम को गहरा सदमा लगा। इस बार से जो सदमा लगा वह विस्फोटक रुद्र विजेंदर के बारे में सुनने से भी ज्यादा था। हजार आत्मा वृद्धि मंत्र, क्या यह आत्मिक शक्ति विकसित करने की कोई साधना तकनीक है? श्याम की आवाज में कंपन सुनाई दे रहा था। वह स्पष्ट रूप से बहुत तेज था। श्याम को पता नहीं था कि स्पिरिट ब्रिस्टल सरास्ट पुस्तक दिव्य कला आखिर है क्या। लेकिन सने तुरंत हजारों आत्माओं को बढ़ाने वाले मंत्र का नाम आत्मा साधना तकनीक से जोड़ दिया। किन राज्य जैसे स्थान में आत्मा साधना के नियम कितने मूल्य थे, इसका वर्णन शब्दों में करना असंभव था। अगर सबसे निचले दर्जे का आत्म साधना विधान भी अस्तित्व में आ जाए तो भी खूनी तूफान खड़ा हो जाएगा। इसे पैसों से नहीं मापा जा सकता। मार्शल आर्टिस्टों के लिए सार ऊर्जा साधना तकनीकें आम थीं। बस यह अलग अलग था कि यह अच्छी है या बुरी। लेकिन आत्मा साधना जैसी तकनीक इतनी दुर्लभ थी कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। सार ऊर्जा की तुलना में आत्मा अधिक गूढ़ और रहस्यों से घिरी हुई थी। आत्मा साधना के नियमों का एक समूह बनाना स्वर्ग तक पहुंचने से भी ज्यादा कठिन था। प्राचीन काल से ही केवल वे प्रमुख शक्तियां जो आत्म साधना के मामले में अत्यधिक क्षेत्र तक पहुंच चुकी थीं और आत्मा के प्रति अविश्वसनीय रूप से गहन समझ रखती थीं, वे ही अपनी आत्म साधना तकनीक बना सकती थीं। आत्मा साधना तकनीकों की संख्या सार ऊर्जा साधना तकनीकों की 1,00,000 तकनीकों में से एक भी नहीं थी। इसकी दुर्लभता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि आत्मा साधना तकनीकों की प्रयोगिता मार्शल आर्टिस्ट की शक्ति बढ़ाने पर निर्भर नहीं करती। वास्तव में आत्मा की शक्ति का मार्शल आर्टिस्ट की शक्ति पर बहुत सीमित प्रभाव पड़ता है। आत्मा साधना तकनीकों की प्रतिष्ठा इस बात में निहित थी कि इससे बड़ी संख्या में कीमियागर पैदा हो सकते थे। और कीमियागरों का क्या मतलब था? इसका मतलब था अनगिनत औषधीय लिया। इसका मतलब था कि एक संप्रदाय अपनी ताकत तेजी से बढ़ा सकता था। जरा कल्पना कीजिए, यदि किसी संप्रदाय में बड़ी संख्या में सर्वोच्च स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र के मार्शल कलाकार हों, लेकिन ये मार्शल कलाकार अपनी प्रतिभा की सीमाओं के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हों, इस समय संप्रदाय के कीमियागरों को आत्मा साधना के नियमों पर एक पुस्तक प्राप्त हो गई और न की शक्ति बढ़ गई। ससे वे औषधीय सुमन को परिष्कृत करने में सक्षम हो गए जो आत्मा संघनन क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को आगे बढ़ने में सक्षम बनाती। ऐसी घटना कितनी भयावह होगी? कीमियागर एक ऐसा व्यवसाय था, समय प्रवेश की सीमा बहुत कम थी,
लेकिन इसे आगे बढ़ाना बहुत कठिन था। प्रवेश की कम सीमा इसलिए थी क्योंकि 1 स्टार अल्केमिस्ट से आमतौर पर अल्केमी अप्रेंटिस कहा जाता है के लिए आत्मिक शक्ति की आवश्यकताएं बहुत कम थीं। इस सीमा तक पहुंचने के लिए केवल एक एसेंस क्यूई रियल मार्शल आर्टिस्ट की आत्मिक शक्ति का प्रयोग किया जा सकता था।